अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अभी मैं आपके साथ आई कैब की जो बुक है वो शेयर करने लगा हूँ। पहले उसके एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन हैं जिसमें शेयर फ्रॉम यूपी की आप दोबारा ज़रा कैलकुलेशन देख लें। ये इसका आई कैब की बुक का जो पेज नंबर है वो शायद नीचे लिखा हो 174। 174। इसमें देखिएगा कि एक एक्सरसाइज है, एसोसिएटेड कंसल्टेंट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिस्टर गुलाम रसूल एंड कंसल्टेंसी एंटरप्राइजेस। इसके अंदर दो लोग हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जहां पर कुछ लोग मिलके वक्ती तौर पर कोई काम करें, बाद में जैसे ही वो जॉब कंप्लीट हो उसको छोड़ दें। एंड कंसल्टी अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर एसन। तो दो लोग हैं, ए और बी। द जेवी इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। द प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन द जेवी इज 70-30। यानी गुलाम रसूल का उसमें 70% है और कंसल्टेंसी का इसमें 30% है। द जेवी इज engaged in providing accounting, taxation and other services to different departments. During the year, total income of JV under the normal tax regime was 2 million. NTR में उसकी 2 मिलियन थी अगेंस्ट द टोटल रेवेन्यू ऑफ 30 मिलियन। ये रेवेन्यू बताने का मकसद ये है कि इसके ऊपर मिनिमम टैक्स नहीं लग रहा। It is worth mentioning that Mr. Essen earned following income during the year. उसकी सैलरी फ्रॉम जॉइंट वेंचर से उसकी 4.5 लाख रुपया है और प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो जॉइंट वेंचर से 4 लाख रुपया है। अच्छा, ये जो बात बताई जा रही है मिस्टर एहसन की कि इसको फर्म से जो पैसे मिले हैं ये उसके शेयर फ्रॉम एओपी में ऐड किए जाते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर किसी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या की जाती है, उसका शेयर फ्रॉम एओपी समझी जाती है। यानी ये सैलरी सैलरी नहीं है अंडर सेक्शन 12। ये क्या है, शेयर फ्रॉम एओपी है। इसके डबल इंपैक्ट होता है। नंबर वन कि इसको हम शेयर फ्रॉम एओपी समझते हैं, और दूसरा जब एओपी की टैक्सेशन करते हैं तो सेक्शन 21 में इसको जाके डिसअलाउ कर देते हैं। क्योंकि सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर एक फर्म अपने मेंबर्स को कोई पेमेंट करेगी, प्रॉफिट ऑन डेट, सैलरी, रेम्युनरेशन, तो ये क्या होंगी, डिसअलाउ होंगी। तो फर्म की इनकम को बढ़ाती हैं और मेंबर के शेयर फ्रॉम एओपी को बढ़ाती हैं। समझ आ गई? इसका डबल इम्पैक्ट है कि ये जो आपको यहाँ दो अमाउंट्स नजर आ रही हैं ये क्या करती हैं कि फर्म की टैक्सेबल इनकम को बढ़ा देती हैं और मेंबर के शेयर फ्रॉम एओपी को बढ़ा देती हैं। मसलन एक मेंबर है जिसको कुछ नहीं मिला और एक है जिसको कुछ पैसे ड्यूरिंग द ईयर मिले हुए हैं, तो ये उसके शेयर को इंक्रीज कर देंगे। समझ आ रही? तो इसका डबल इम्पैक्ट होगा, वो जो आइटम्स हमने वहां पर पड़ी हुई है। कहते जी, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर द ईयर, इग्नोर मिनिमम टैक्स प्रोविजन। सिर्फ जॉइंट वेंचर का पूछा गया, इसका मतलब हमें मेंबर का पूछा नहीं गया। तो है जी, प्रॉफिट एज पर अकाउंट 2 मिलियन, एड इन एडमिजिबल डिडक्शंस। वो कौन कौन सी हैं? जो पार्टनर को सैलरी दी, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 28,50,000। तो उसका आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 474 दिस, ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सिर्फ टैक्स लायबिलिटी मांगी गई है ना, तो टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी आ गई। अच्छा, ये मांगा नहीं गया लेकिन लिखा हुआ है। ये मांगा, ये आपने जब तक अगर एग्जाम में ना मांगा जाए शेयर फ्रॉम एओपी, ये आपने खुद से कैलकुलेट नहीं करना। देखें, इसकी दो चीजें हो, या तो वो कहे कि शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करो तब आप कैलकुलेट करेंगे, या वो कहे कि मेंबर की टैक्सेशन करो, तो फिर हमें ये चाहिए होता है। मैं आपको दोबारा गाड़ी की एग्जांपल दूं कि अगर आपको कहा जाए कि जनाब आपने मरी रोड पर आपने अगर चढ़ना है तो आपके पास बेबी कॉट होना चाहिए। आप कहते जी मेरे पास तो बच्चा ही कोई ना, का बच्चा हो ना हो ये कॉट आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप लाजमी रखेंगे। तो अगर एग्जामिनर में इसकी जरूरत नहीं है शेयर फ्रॉम एओपी,
की तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब मेंबर की तरफ जाना है। दोबारा सुन लीजिएगा इसकी। अगर एग्जामिनर कहे कि शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करें तो आपने कैलकुलेट करनी है, राइट। या दूसरी सूरत में उसने कहा नहीं हुआ लेकिन आप मेंबर की टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज हमें जरूरत पड़ती है उस वक्त। अब देखिएगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कौन सी है हमारी? ये वाली। खालिद साहब इसको माइनस करके लेते हैं, लेकिन आप आई कैप के मुताबिक ही इसको लें। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिएगा ये टेबल आपने अपने जहन में रखना है शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करते हुए। नंबर वन, उसकी नेचर ऑफ द इनकम, पार्टनर्स मिस्टर ए मिस्टर बी जो भी हैं। नंबर टू, उनकी रेशो। और नंबर टू, ये वाले चार कॉलम या पांच, अगर तीन मेंबर हैं जितने भी हैं, ये कॉलम आपके पास बनने चाहिए शेयर फ्रॉम एओपी के लिए। सैलरी रिसीव्ड इसकी है 4.5 लाख। प्रॉफिट ऑन डेट 4 लाख रुपया, ये आ गया। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम ये थी 28,50,000। इसमें ऑलरेडी इतनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है 8,50,000। बाकी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली कितनी इनकम है? 2 लाख। 20 लाख, 20 लाख जो है, 20 लाख का 30%, 6 लाख वो चला गया एसएन को। और 20 लाख का 70% चला गया 14 लाख इसको। तो इसका शेयर कितना बन गया? 14 लाख। मिस्टर एसएन का बन गया 1, 2 और 3। राइट। अब देखें इस चीज ने डबल इम्पैक्ट दिया। नंबर वन, इसने एओपी की इनकम को बढ़ा दिया। नंबर टू, इसने मिस्टर एसएन के शेयर को भी बढ़ा दिया। और इसका एडवांटेज इसको मिल गया मिस्टर गुलाम रसूल को। उसको फायदा मिल गया कि जितनी टोटल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम थी उसमें जो एसएन शेयर ले गया उसको चला गया, जो बाकी बचा वो इनके खाते में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए गुलाम रसूल का शेयर फ्रॉम एओपी कितना है और इसका कितना है, तो वो ये होगा। इस ओके? ये बात समझ आई है? चलें आगे है जी। मिस्टर रिजवान एंड मिस्टर वजाहत आर टू लॉयर्स एंड वर्किंग टुगेदर एज अ फर्म इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ मिस्टर रिजवान, रिजवान वजाहत एसोसिएट। अच्छा, अगर दो लोग ये मिलके किसी प्रॉपर्टी को ओन करें तो उसको को ओनरशिप कहेंगे। उसकी टैक्सेशन ऐसे होती है कि पहले उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर उसको। लेकिन अगर दो लोग मिलके कारोबार को जॉइंटली ओन करें तो फिर वो एओपी होता है, उसको हम को ओनरशिप नहीं कहते। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म हैज अर्नड एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। द अफोर्डसेड प्रॉफिट इंक्लूड द फॉलोइंग। सैलरी दी है पार्टनर को उन्होंने, ठीक है। एक्सपेंस ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये भी इनएडमिसिबल है। पेमेंट एक्सीड 50,000 मेड अदरवाइज देन थ्रू क्रॉस चेक। प्रॉफिट ऑन डेट जो है उसको 50,000 दिया गया है, राइट। 60,000 ये भी है। आप देखें कि ये सारे जो एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ये भी डिसअलाउ है, ये भी डिसअलाउ है, और ये भी डिसअलाउ है। वो अच्छा, अब इसके अंदर ये जो अमाउंट है ना आपकी, ये दो, ये वाली, इसका आपके सवाल में डबल इम्पैक्ट होगा। ये एओपी की इनकम को भी बढ़ाएंगी और इन पार्टनर्स की इनकम शेयर को भी बढ़ा देंगे। Both partners have equal sharing in the firm. Mr. Rizwan has no other income. Mr. Wajahat is also running a business of printing and advertising services. He earned income of 150 from said business. उसकी जो है वो मिस्टर वजाहत की इसके अलावा कोई और इनकम मौजूद है। कहते जी फर्म की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें और मिस्टर वजाहत की इनकम कैलकुलेट भी करें, ठीक है। assume that income Mr. Wajahat is 1 million, then what would be his taxable income and tax liability? देखें सवाल के अंदर उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1.5 लाख। लेकिन कहा गया अगर इसकी इनकम 1.5 लाख की बजाय 10 लाख होती तो फिर क्या होता? ये मैं आई कैप की बुक से आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले फर्म की तरफ चलते हैं। फर्म की टैक्स प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 3 लाख, और उसमें आपने तमाम जो एक्सपेंडिचर थे जो इनएडमिसिबल थे क्या कर दिए? एड बैक कर दिए। अच्छा, इसमें एक चीज लिखी हुई है
कि जो पेमेंट अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल वो विद इन 2.5 लाख की लिमिट के हैं। क्योंकि पता नहीं है इसलिए अजम्पशन ली गई है। क्योंकि पता नहीं है इसकी अजम्पशन ली गई है कि किसी एक ही हेड में है। अगर एक हेड से ज्यादा होते तो फिर हम उसको क्या करते, ऐड बैक कर देते, तो उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। प्रॉफिट ऑन डेट भी ऐड कर दिया। टैक्सेबल इनकम आ गई फर्म की 6,40,000, और उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई 7.5%। जो 6 लाख से ज्यादा है वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। ये हमारा आ गया, यहां तक ये सवाल था। अब देखिएगा शेयर फ्रॉम एओपी, हमने क्या कहा कि हमने अपनी इस इनकम को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने वही देखें सेम, शेयर फ्रॉम एओपी, पर्टिकुलर्स, मिस्टर रिजवान, मिस्टर वजाहत और टोटल 50% और 50%। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूटेबल है। इससे पहले जो दोनों पार्टनर्स को इनकम दे दी गई वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इसको प्रॉफिट ऑन डेट दे दिया गया। तो टोटल जो इनकम थी वो 3 लाख रुपया ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। बाकी इसमें से बचा क्या, 3,40,000। तो 3,40,000 का 50% इसको चला गया, और 3,40,000 का 50% इधर चला गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपने वो करवाया वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, आपने नहीं करवाया इसलिए मैंने भी उसको, भी मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। आपने इसको बाद में, जब तक नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राइट। फिर स्टूडेंट कहता है सर सारा दिन तो आपने मेरा गुल कर दिया, बिठा छोड़ा आपने, काम कब मैं करता। भाई हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। हमने भी ऐसे ही काम किया हुआ है कि मसलन आपको खुदा के उतार तो नहीं है। ले जी, तो इसकी इनकम होगी 1 और 2, 320। इसका शेयर फ्रॉम एओपी 1, 2 और 3। ये ठीक है, दोनों कुदरती बात है, सेम आ गए इसके, ये ऐसे ही है। कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी, मिस्टर रिजवान। मिस्टर रिजवान की इनकम कितनी थी, 320। ये देखें लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, ये पार्टनर जो शेयर फ्रॉम एओपी आया। लेकिन इनकम फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस ये आ गई, तो 4,70,000 हो गई, वो एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट गई। यानी इसकी फर्म से इनकम मिला के इसकी अपनी इनकम मिला के फिर भी वो थ्रेश होल्ड से नीचे है, तो लिहाजा वो एग्जेम्प्ट हो गया। दूसरी इसकी ऑप्शन थी कि अगर उसकी इनकम 10 लाख रुपया होती तो फिर क्या होता, देखें 320 + 10 ये क्या होगी। चूंकि इसके अंदर ये वाली अमाउंट शेयर फ्रॉम एओपी शामिल है, लिहाजा इसका टैक्स 2 स्टेप में होगा। पहले इसका आप जो है वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 1320 का वो कितना आ गया, 15,000 + 15%। ये कैसे पता चला, टैक्स रेट देखने जाके। ये इसमें कॉल कर रहा है ना, तो 15,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 8 लाख, वो आ गया दिस। अब क्या करना आपने, टैक्स, इसमें एओपी शामिल है ना। क्या हो रहा है, हम्म, बारिश हो रही है। स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रही है। जी, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास फार्मूला क्या था, टैक्स, टैक्सेबल इनकम, इसमें भी एओपी शामिल है, और ये जो टैक्स है इसमें भी एओपी शामिल है। असल हमारी टैक्सेबल इनकम ये थी, तो ये आंसर आएगा। ये दो इलिस्ट्रेशन मैंने एहतियातन आपको करवा दी ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर एओपी से इनकम हो तो उसको कैसे करना है।
अगर आपकी इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है तो एओपी की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट, राइट, उसका आपके साथ नहीं है। अगर आपकी कोई और इनकम है तो ये रेट पर्पज के लिए आपकी इनकम में ऐड की जाएगी। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते हैं जी अपने क्वेश्चन के ऊपर। एक आपने मुझे वो याद कराना है कि 100% टैक्स क्रेडिट का वो दो सेक्शन है, सेक्शन चैप्टर 15 के अंदर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान करने लगा हूँ। इसमें कोरोना लिमिटेड की बजाय जो है वो मिस्टर कोरोना डाल देते हैं, मिस्टर रोना। एक है मिस्टर आलू, एक है मिस्टर बालू और एक है मिस्टर रोना। शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इन द रेशो ऑफ 30, 30 एंड 40। कंपनी को मैंने निकाल दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्योंकि अगर कंपनी का होता तो मुझे फिर इसकी टैक्सेबल इनकम को यहाँ से और एडवांस टैक्स को निकालना पड़ता। तो मैंने कहा जरा पहले एक बेसिक चीज जो है वो, द फर्म हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, टैक्स पेएबल मिस्टर आलू। आलू और एओपी जो है दोनों की हमने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। राइट जी, रेडी। कहता है जी, द फर्म हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वन बाय वन। फर्म का नॉर्मल, कोई उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हम उसके नॉर्मली फर्म जो है उसका बिजनेस होता है। सेल है जी इसकी 120 मिलियन की। इससे क्या पता चला कि इसके ऊपर जाके 113 की एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेजेस एंड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। अगर अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन लिखा और नीचे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो इसको हम नॉर्मल लेंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसकी कोई और डिटेल हमें गिवन हो तो फिर हम इसको करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट सैलरी टू मिस्टर आलू, सेक्शन 21 कहता है कि ये इसका डबल इम्पैक्ट होगा, यहाँ ऐड भी होगी और शेयर फ्रॉम एओपी में भी जाएगा। कमीशन टू मिस्टर भालू, इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा। रेंट ऑफ द बिल्डिंग कोई पता नहीं है, इसलिए खुद से किसी एक्सपेंस को हमने डिसअलाउ नहीं करना। सेक्शन 20 कहता है कि हर वो एक्सपेंस जो बिजनेस के लिए होगा वो अलाउ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इनकी इतना ज्यादा रेंट, भाई आपको क्या मसला है, राइट। डिप्रिसिएशन ऑन ओन्ड एसेट्स नहीं पता, जब तक नीचे इंफॉर्मेशन नहीं होगी खुद से इसको हम डिसअलाउ नहीं करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट ये गलत है, ये तो कन्फर्म सेक्शन 28 ये कहता है कि लीज एसेट्स के ऊपर आप डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते। हाँ, सिर्फ एक सूरत है कि अगर ये जॉइंटली ओन्ड हो, इस्लामिक बैंक और आपका जॉइंटली ओन्ड है, फिर आप इसके ऊपर डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज एसेट ये भी अलाउ नहीं है, राइट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं पता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन प्रवीण कारोबार में नहीं आ सकती। अदर एक्सपेंसेस का भी पता नहीं है। तो जिसका पता नहीं है उसका नोट देखा जाता है, उस नोट के मुताबिक नेगेटिव अजम्पशन खुद से नहीं ले ली जाती। हो सकता है सर ये 24 लाख रुपए रेंट पे किया, टैक्स ही ना काटा हो सकता है सर कि इन्होंने जनाब उसकी वो कैश में पेमेंट कर दी हो। भाई अगर नहीं पता तो हम लॉ की प्रॉपर प्रोविजन लेते हैं। ये तो हमें कहाँ से मिल गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन। अब नीचे चलते हैं, कहते हैं जी लीज रेंटल फॉर द ईयर, इसका ताल्लुक किसके साथ है, बिजनेस इनकम के साथ, अलाउ है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अज्यूम दैट अकाउंटिंग एंड टैक्स डिप्रिसिएशन इज सेम एक्सेप्ट स्पेसिफाइड। लिख दिया कि भाई दोनों डिप्रिसिएशन क्या है, सेम है, तो लिहाजा उसको छेड़ेंगे नहीं जी। नहीं, लीज रेंटल कहाँ माइनस हुआ है, ये है डिप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट और उसका इंटरेस्ट, ये माइनस हुआ है।
लीज रेंटल, रेंटल से मुराद जो हम टोटल पेमेंट बैंक को करते हैं, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो गाड़ी की असल कीमत का कुछ हिस्सा होता है, उसमें इंश्योरेंस होती है, उसमें उसकी इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ये अकाउंटिंग में करते हैं ऐसे ही, ये अकाउंटिंग में ठीक है। लेकिन टैक्स में लॉ ये कहता है कि भाई ये चीजें मैं मुझे पता नहीं क्या है, तुमने सीधा बताओ बैंक को पैसे कितने दिए, इतने दिए हैं, वो माइनस कर लो। ये तरीकेकार है। द फर्म हैज डिक्लेयर्ड अ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ 9 लाख रुपया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ गया 103, सेक्शन 103 आ गया। वे टैक्स वाज डिडक्टेड एट 500,000 एंड फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी वाज दिस। पुराना दौर है, चेंज कर लेते हैं इसको भाई। 100 का कौन सा दौर है, इसको हम 3 कर लेते हैं। ठीक है ना, 100 वाला दौर तो गया। 1,000 शेयर ऑफ यूएस पीएलसी, अ लिस्टेड कंपनी एट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, हमारे पास वो लिस्टेड नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी। एट 10 पर शेयर एंड टैक्स दिस शेयर इज डिडक्टेड, राइट। ये हमने 1,000 शेयर क्या चीज है ये, खरीदे हैं या बेचे हैं। 1,000 शेयर, इसके ऊपर एक बात लिखनी चाहिए थी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिजनेस, उसका नाम भी रख लेते हैं ना, ABC, ABR, ठीक है, ABC एंटरप्राइजेस, ऑफ ABC एंटरप्राइजेस करके इसका मैं इडेंट, साथ साथ फॉर्मेटिंग भी सीखते जाएं, मेरी भी गलतियां ठीक हो जाएंगी, आपकी भी। ठीक है जी। परचेज ऑफ 1,000 शेयर ऑफ USPLC, ले जी बताएं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो शेयर बाय किए हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी, मैं सिर्फ इतनी लाइन लिखी हुई है कि जनाब 1,000 शेयर जो है ना इस ABC एंटरप्राइज ने बाय किए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ जी, भाई बाय करने पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप एम्प्लॉय से लेंगे तो कुछ होगा ना, इसका सिर्फ बाय करने पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो इस लाइन का असूलन इसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्री, ये बात समझ आ गई। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ दिस परचेज इज इंक्लूडेड इन द परचेजेस, ये ऊपर परचेज में शामिल है, ये परचेज किस में शामिल है, परचेज में शामिल है। अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, अब मैंने लाइन को चेंज करा, गौर से सुनना आपने। मैं अपने सवाल को मैंने यहां से शुरू करना है, इसको मैंने बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने यहां से, इसको मैंने बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है। वो कह रहा है कि ये अमाउंट जो है 1,000 शेयर जो है, इसकी जो परचेज प्राइस थी ऊपर मैंने परचेज में डाल दी है। तो परचेज क्या होती है, परचेज क्या होती है, एक्सपेंस। परचेज क्या होती है, यानी इस कॉस्ट ने मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, मैं इसको कर दूंगा बढ़ा दूंगा, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट होता भी तो ये तो कैपिटल गेन है, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो इसको मैं यहां से निकाल देता। सबसे पहले सोचा जाता है कि इसने मेरे प्रॉफिट को हिट क्या किया है, बढ़ाया है या कम किया है, तो इसने मेरे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, तो क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। समझ आ रही है। तो मैंने आपके सामने ही इसको पहले निल करके भी किया, फिर उसमें चीज को ऐड करके बता दिया, ताकि आपको इंफॉर्मेशन की समझ आ जाए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर अ बिल बोर्ड हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। कहता ऊपर जो आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं 8.5 लाख रुपए, इसकी लाइफ 5 साल है, राइट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, क्योंकि सेक्शन 24 आपको कहता है, सेक्शन
24 आपको ये कहता है कि अगर किसी एक्सपेंस की लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो वो आपका अमोर्टाइजेबल इंटेंजिबल एसेट बन जाता है। तो चूंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन 20 कहता है आपको अलाउ नहीं है, उस पे अमोर्टाइजेशन होगी। अमोर्टाइजेशन का असूल ये है कि आपने इसको कितना इस्तेमाल किया। राइट, अगर डेट का नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, पूरा साल ले लेंगे। राइट, क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये वाली जो एक्सपेंस है ये हमें नोट्स में जाके पता चला कि इसको ऐड करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं पता चल रहा था, नीचे नोट्स में जाके पता चला। शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सोल्ड फॉर 2 लाख विच वर परचेज 4 years ago एट 40,000, a piece of plot at this million which was purchased 2 years ago at this। पहला सवाल ये है कि क्या ये इसमें शामिल है या नहीं है। इंक्लूडेड नहीं है ना, ना तो ऊपर कुछ बताया गया कि इंक्लूडेड है, ना नीचे बताया जा रहा है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यार ध्यान से सुने जरा, ये क्या चीज है जिसने मेरे प्रॉफिट को हिट नहीं किया हुआ, लेकिन ये इस फर्म का एक कंपोनेंट है, ये एक टैक्सेबल इवेंट है। ये चीज क्या है, एक टैक्सेबल इवेंट है, लेकिन इसने मेरे प्रॉफिट को नहीं हिट किया हुआ, लिहाजा इसका जहां ट्रीटमेंट होना चाहिए वहां लेकर जाएंगे। अगर इसने मेरे प्रॉफिट को भी हिट किया होता तो मैं यहां एडजस्टमेंट डाल के उसका वहां वो ट्रीटमेंट करता। जहां समझ ना आए मेरे से पूछ लीजिए। इज इट क्लियर। डोनेशन paid rupees 20,000 and 50,000 to an institution mentioned under clause 61 of the second schedule and to a approved charitable through check respectively। हम इसको कहते हैं this amount was included in other expenses। ये अदर एक्सपेंसेस में शामिल है। तो डोनेशन के ऊपर तो आपको क्रेडिट मिलता है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। 120 मिलियन का है और इतना थोड़ा ये डोनेशन दे रहे हैं, इसको बढ़ा देते हैं। सही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको यहाँ पर एक्सपेंस है ना, गलत है, एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, इसको ऐड बैक करेंगे और वहां जाके इसको टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। द ऑफिस बिल्डिंग was taken on rent from Mr. लाडला and did not deduct tax while making payment। ठीक है, ऊपर जो हमने रेंट पे किया है ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, ये जो 24 लाख है, अब यहाँ वो इंक्लूडेड का वर्ड नहीं बता रहा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है कि इसका हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। ये भी जाके नोट में पता चला कि इसको भी एड बैक करना है। फाइन, चलें। द ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस आर 450 इंक्लूडिंग अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन 50,000। राइट, एंड अमोर्टाइजेशन रुपीज दिस एंड प्री कमेंसमेंट ऑफ दिस। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन से पहले इसको एडजस्ट किया जाता है। और उसमें एडजस्ट क्या क्या करेंगे, इसमें से 1 2 3 कहता है इसमें शामिल है, तो इनको माइनस करने के बाद करेंगे। देखें, अगर आपको वो जो 6 सवाल मैंने दिए हैं आपने नहीं किए, कोई 1 2 भी नहीं किए, तो फिर आपको ये मसला हो सकता है कि सर ये आप क्या कह रहे हैं। लेकिन बाकी जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने टेस्ट भी दिया, जिन्होंने सवाल कर भी लिए, वो भी आप ही की तरह है ना। और अगर आपने नहीं किए तो आपकी सुस्ती है। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको टाइम कम दिया और उनको टाइम ज्यादा दिया हुआ है। आपने उस टाइम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसको जाया किया, उसको खा लिया। अभी भी टाइम हमारे पास है, अभी भी वक्त आपके पास है। ये 1 महीना या तो आपके 6 महीने बचा देगा, और अगर इसको आपने जाया किया तो ये आपके 6 महीने जाया करेगा। वी आर वेल बिहाइंड द टाइम, वी आर वेल बिफोर द टाइम। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें सुस्ती करेंगे तो मार खाएंगे यहाँ पे। क्लियर, यहां तक होगी। उसके बाद है जी मिस्टर आलू। आलू को तो देखेंगे, सबसे पहले क्या करें, एओपी की शाबाश कैलकुलेशन करें।
अब जरा इसको सोचना है, पहले देखें सवाल को देख के इसमें सोचें। इसमें रेंटल इनकम है, सैलरी तो नहीं होगी ना, रेंटल इनकम है। इस ये रेंट कहीं कमा रहा है ये? बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि हम डिविडेंड को भी डाल दें इसके अंदर, राइट। लेकिन हम पहले समझते हैं कि एक बेसिक फ्रेमवर्क को हम अंडरस्टैंड वो कर लें। ठीक है जी, चलें। इस क्वेश्चन को जरा जहन में रखिएगा। मैं इसके साथ जो है वो उसको शुरू करता हूं। मैं जरा इसके नोटिफिकेशन बंद करूं। किधर जा रही है फाइलें? ये जी मैंने नई शीट ओपन कर ली। इसका नाम मैंने रख लिया मिस्टर आलू एओपी। ठीक है जी। और फिर है जी टर्न अप वॉल्यूम, नॉट हेयरिंग एनीथिंग। आपको जो ऑनलाइन है मेरी आवाज आ रही सबको? बाकी सब भी बेशक जो है ना मुझे भी कुछ बोर्ड की तरह ले रहे हो। बेटा आप ऑनलाइन सुन भी रहे हैं मुझे कि नहीं? अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये सोए हुए हैं। मौसम बुरा हो तो कहते हैं जी सर मौसम अच्छा नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा। मौसम अच्छा हो तो सर मौसम अच्छा है। सर कैसे पढ़ें? भाई बात ये नहीं है। मौसम एक चीज मैडम मैं आपको, ये मुझे मैसेज किसी का कॉल आ रही है, जरा एक मिनट ले ली। जी बेटा आपकी कॉल आ रही थी। अच्छा चैट ओपन कर दूं? मैं ओपन कर रही हूँ, इसमें चैट क्यों बंद है? चैट वो कह रहे हैं जी बंद है। चैट बंद क्यों है जी? अच्छा, चैट चैट कहाँ से ओपन हुआ? अब मुझे एक दफा बंद तो कर दी, ऑन कैसे होगी भाई ये भी तो बताएं ना। बेटा आपका स्पीकर मेरा ख्याल ऑन है, मुझे नहीं पता नहीं चल रहा कि कहाँ से इसको ऑन करना है। आपका स्पीकर जो है वो हाइट फ्लोटिंग, यहाँ आपको कोई नजर आ रहा है? शो मीटिंग, चैट की ऑप्शन आ रही है? कहाँ पे? यहाँ पे? कहाँ पे? अ, ये मोर शेयर के साथ ये नहीं, चैट की तो आ रही, चैट ऑन कैसे होगी, मुसीबत ये है ना। ये चैट के साथ ये वाला नहीं है। ये कभी तो कंप्यूटर गला ही पड़ जाता है ये। डिसेबल एनोटेशन, हाइड नेम।
रिजल्ट बेटा पता नहीं मेरे से ऑन नहीं हो रही, इधर है भी कोई नहीं। ये मीटिंग के हाँ कहाँ पे? वो ये ऑडियो नहीं, वो कह रहा चैट मेरे से नहीं हो रही। चैट यानी वो लिख नहीं पा रहे ना उसमें। राइट क्लिक करके तो बेटा सवाल मेरे से वैसे ही आप पूछ लीजिएगा, या मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो, मैं टाइम ना जाया हो। याद हो रहा है चैट, ये ले। ओके जी, चलें जी। अच्छा जी, नाम है जी फर्म की टैक्सेशन ध्यान से देखिएगा, एबीसी एंटरप्राइजेस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक हो गया जी। टैक्स ईयर आप कर लें, लेट्स सपोज ये। अच्छा अब इसमें एक ही हेड ऑफ इनकम है ना, तो हम उसको ही लेके चलते हैं। मैं इसके व्यू में इसको ग्रिड लाइन को हाइड कर दूं ताकि हमारे लिए चीजें आसान होती जाए। बिजनेस इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट देखिएगा जी हमारे पास कितना था, 9150। 9150 लें जी। इसके ऊपर रुपीस लिख लें। जिन लोगों ने अभी तक वो पिछले क्वेश्चन नहीं किए, जो 5-6 क्वेश्चन मौजूद हैं, प्लीज उसको लाजमी करें। राइट, 20 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल आ रहा है। कोई एक आध अटेम्प्ट होगी जिसमें उसने बिजनेस को टच नहीं किया, इसलिए ये सुस्ती नहीं करनी। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड वो तमाम चीजें जो यहाँ पर गिवन थी। सैलरी टू मिस्टर आलू, अगर आपके पास वो आपने डाउनलोड किया तो फिर मुझे वहां से बताते जाएं ताकि काम जल्दी हो जाए। सैलरी टू मिस्टर आलू कितनी है जी? 2,08,00,000 रुपया। जी किया हुआ है। ये क्वेश्चन उसमें जाए ना व्हाट्सएप ग्रुप में, मीट द टैक्स डॉक्टर है, मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, दोबारा कर देता हूँ। आज इसी में टाइम जो है ना वो लग रहा है। मिल गया? दोबारा बेटा ग्रुप में जरा शेयर कर दो। दिया हुआ है ना? वो जो नया क्वेश्चन मैंने अमेंडमेंट की है ना, मैं आपके साथ कर दूंगा, मैंने कुछ उसमें चेंजेस किए हैं। फिलहाल आप तो ये बताया ना, सैलरी टू मिस्टर आलू और क्या है, कमीशन। कमीशन टू मिस्टर बालू कितनी है कमीशन? 5 लाख। अच्छा इसमें नहीं बताया गया, हम उसको नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन, हाँ, ओन्ड एसेट के ऊपर तो ठीक है ना, जो लीज्ड एसेट हैं उनको करेंगे। अब जरा एक बात ध्यान से सोचिएगा, अब तसल्ली के साथ मेरी बात आपने सुननी है। हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन के अंदर डिप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे
तो हम अपनी डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, एंड पे माइनस करेंगे। अब ये डिप्रिसिएशन हमारी है ठीक, एक ये वाली और एक ये वाली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है ठीक, लेकिन अभी हमने इसको सबसे एंड पे माइनस करना है। ये इनडिविजिबल नहीं है, ये इनडिविजिबल, ये सही है क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है कि ये डिप्रिसिएशन जो है वो क्या है, ये ठीक है, ये इनडिविजिबल नहीं है। क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं, तो लिहाजा इनको हम क्या करेंगे, बाद में जाके माइनस करेंगे। अच्छा, मैं इसको ये करता हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है, मैं इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूं। जैसे लिखा ना, अज्यूम दैट अकाउंटिंग एंड टैक्स डिप्रिसिएशन, मैं यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये कितनी डिप्रिसिएशन है, 18 और 20 लाख की, कितनी हो गई, 38 लाख। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि सवाल को एक नॉर्मल हो जाए, वो ये वाला पॉइंट खत्म हो जाए। हम कहते हैं जी द टैक्स डिप्रिसिएशन एज पर रूल्स, एज पर इनकम टैक्स लॉस इज ₹5 million, राइट। मैंने क्वेश्चन को चेंज इसलिए किया ताकि आपको बात समझ आ जाए कि इन एडमिसिबल, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आपकी जो काउंटिंग डिप्रिसिएशन होती है उसको एग्जामिनर हमेशा एड बैक ही करवाता है। बता देखें, इससे हमें क्या समझ आ रही है, इससे ये समझ आ रही है कि अगर ये पॉइंट ना हो तो डिप्रिसिएशन को बाद में माइनस करें। अगर ये ठीक भी होता तो डिप्रिसिएशन को बाद में जाके हम माइनस वो करते हैं। तो इसको भी कर देंगे, एड अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन कितनी हो गई हमारी। अच्छा, यहां हमें लाजमी लिखना चाहिए क्योंकि 38 लाख की फिगर एग्जाम में मौजूद नहीं है, ये है 1.8 मिलियन प्लस 2, वो भी कर देते हैं, एड डिप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स 15 लाख, और फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज, हाँ जी, हाँ जी, एड इंटेंजिबल्स। कितनी थी, 8 लाख, और कितनी, एक्चुअल का पता ही नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। एड रेंट पेड विदाउट रिडक्शन ऑफ टैक्स, और हाँ, एड डोनेशन, कितनी, 2 थी ना ये। यस सर, आपने 5 लाख कर दी थी और 7 लाख। और बस, और तो कोई नहीं है। एक और भी चीज मैंने की थी, परचेजेस में शामिल था। हाँ जी, एड कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ, ये जो हमने पहले फाइल शेयर की है ना, अमेंडमेंट पहले वाली, उसमें शेयर सोल्ड हुए थे, जो अमेंडमेंट की उसमें आपने सोल्ड शेयर नहीं की, तो फिर देखें इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था ना, सोल्ड नीचे शेयर आ रहे हैं, सोल्ड नीचे आ रही है, परचेज ऑफ 1000 शेयर एट $10 पर शेयर एंड अ टैक्स एट दिस इज डिडक्टेड, तो 290 का है ये, $1 कितने का, 290 का, तो 2900 रुपये का हमें एक शेयर मिला।
क्योंकि 290 का डॉलर है ना, तो $10 का एक शेयर है, तो 2900 का हमें एक शेयर मिला, और 1000 शेयर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय $10 मल्टीप्लाइड बाय 290। सही है जी। कोई और चीज? अच्छा, पहले यहां तक अगर आपका कुछ सवाल है तो मेरे से पूछ लें कि सर फलां चीज आपने ऐड क्यों की, तसल्ली के साथ, कोई मुझे जल्दी नहीं है। आप कहेंगे सर मुझे तो जल्दी है, हमें भी नहीं है जी। वन बाय वन तसल्ली के साथ पूछें, सर ये हर चीज की समझ आ गई। पार्टनर्स को सैलरी क्यों ऐड बैक की, सेक्शन 21 मना करता है। एडवर्टीजमेंट को क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। डिप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक किया, उसकी दो वजह थी। अगर ये सही भी होती तो इसकी जगह गलत थी, इसको अपनी जगह जाके माइनस करना था। दूसरी चीज, डोनेशन जो है वो उस पर क्रेडिट मिलना था। यानी हर चीज की एक वजह है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड बैक किया है, रिवर्सल डाली उसकी। कॉस्ट ऑफ शेयर इसकी जगह ही नहीं थी, वो तो कैपिटल, वो तो हमारा कैपिटल गेन का हिस्सा है, यहाँ कहाँ घुसे हुए हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया। जी, सही है। अब आपने ढूंढना है कि असल जो चीजें माइनस होने वाली वो कौन सी है। एक इसमें है लीज रेंटल। अच्छा, आप इसको बेशक टोटल ना करें, यहां से लेस भी करना शुरू कर दें, फिर भी जवाब ठीक है। यानी आप इसको यहां पर अगर आप ऐसे भी कर लें कि बाकी एडजस्टमेंट भी डाल दें, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा, लेस लीज रेंटल्स कितनी थी, 18 लाख। और कोई चीज? देखें, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, ये होने वाली है अभी टैक्स डिप्रिसिएशन की, फॉरेन सोर्स इनकम की। अच्छा, ये उसने बताया नहीं हुआ कि ये फॉरेन सोर्स इनकम कहाँ पर है। लिखा हुआ है द फॉरेन सोर्स इनकम, द फर्म हैज डिक्लेयर्ड अ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ 9 लाख रुपया, वे टैक्स वाज डिडक्टेड 500,000। तो यहाँ अजम्पशन ली जा सकती है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का वर्ड ये बता रहा है कि ये 9 लाख रुपया यहाँ पर शामिल है। राइट, डिक्लेयर्ड का वर्ड क्या बता रहा है, इसमें 9 लाख रुपया शामिल है। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि टैक्स ट्रीटी नहीं है ये, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट नहीं है, कोई ऐसी चीज मौजूद, तो ये ठीक है। नहीं समझ आ रही? वो कह रहा है इस प्रॉफिट के अंदर डिक्लेयर की हुई है 9 लाख रुपया फॉरेन सोर्स इनकम, तो ठीक है या नहीं? ठीक है। चले, मैं एहतियातन एक काम करता हूं कि इसमें मैं लिख देता हूं फॉरेन सोर्स इनकम। तो मैं लिख देता हूं ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, ये बिजनेस का ही हिस्सा है, बिजनेस में ही पड़ी हुई है। अगर वो कहता है ये फॉरेन सोर्स इनकम कैपिटल गेन है, तो फिर यहां से निकाल के कैपिटल गेन में डाल देते। तो उसने कुछ भी नहीं बताया, तो फॉरेन इनकम है तो बिजनेस का ही हिस्सा लेके हमने उसको शो करवा दिया। ये बात क्लियर हुई आपको? वेरी गुड, वेल डन। लें जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके ऊपर अभी टैक्स क्रेडिट लेना है, मैंने लिख लिया। इसको अभी मैंने लेस करना है। परचेज, इसकी एडजस्टमेंट मैंने डाल दी, इसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट अब नहीं होना, सिर्फ इसकी रिवर्सल पड़नी थी क्योंकि बेचे नहीं है। इसके ऊपर जो टैक्स है इसका क्या फायदा होना मुझे? कोई भी नहीं। जो इन शेयर्स के ऊपर मैंने फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स दिया हुआ है, मैंने सिर्फ बाय किए हुए हैं। तो आपका सवाल होना चाहिए सर ये जो $1 हमने टैक्स दिया इसका करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। भाई अगर शेयर्स बेच देते, उस पे गेन होता, तो फिर उसका क्रेडिट लिया जा सकता था, गेन तो है नहीं।
जब टैक्सेबल इनकम है ही नहीं तो क्रेडिट किस बात का, वो भी नहीं लेंगे। ओके। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हाँ इसकी अभी हमने अमोर्टाइजेशन लेनी है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया। शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इसको भी हमने करना है कैपिटल गेन के अंदर जाके, अभी तो बिजनेस की कैलकुलेशन हो रही है। डोनेशन, इस पे भी टैक्स क्रेडिट होगा। द ऑफिस बिल्डिंग वाज टेकन ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर लाडला एंड डिड नॉट डिडक्ट टैक्स। अच्छा, ये इस चीज ने इसको किया है, क्योंकि रेंट जो है वो आप अगर ये पार्टनर भी होता तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसको डिसअलाउ जिस चीज ने किया वो है टैक्स का ना काटना। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अब इसकी बारी आ गई, अब आ गई। देखिए बिजनेस इनकम को आपने प्योरीफाई किया, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की गेम खत्म की, बिजनेस इनकम तक पहुंच गए, राइट। अब इसमें क्या करना आपने, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस करना है, और फिर दूसरा स्टेप होगा कि इसमें डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की एडजस्टमेंट वो डाली जाएगी। लेस, कोई टाइम लिमिट बताई गई है, तो फिर खुद अज्यूम करेंगे कि ये विद इन टाइम फ्रेम है। कितने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, 450 के माइनस 50 और 75 और 25, ये माइनस करनी है इसमें से। 50, 75 -25, ये क्यों माइनस की, को बता सकता है? हाँ जी, तो कितनी अमाउंट आ गई, 3। अच्छा चले, मेरा आपसे सवाल है, खेलते हैं थोड़ा सा। हम कहते हैं कि ये 2024 है, ये लॉसेस जो हैं, ये वाले जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं ये वाले, ये आ रहे हैं 2018 से। कितने सालों के लिए बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? इस साल को निकाल दें, 6 साल गिने, 24 में से इसको ना गिने, 6 साल तक लिए, 23, 22, 21। तो इसका मतलब ये ठीक है, अगर इसके आगे लिखा होता कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 2018, ठीक हो गया। चलें एक और गेम करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। हम 24 में हैं, मैं कहता हूं कि इस 4.5 में से जो 2 लाख रुपया है वो 2018 का है, और उसमें 2.5 लाख रुपया 2017 का है। तो फिर ये खत्म हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, मैं अभी वो दूसरी चीज समझा रहा हूँ, मुझे मुझे ये था कि मैं जो बात कर गया उसके अंदर अमोर्टाइजेशन वगैरह भी हो सकती है, फिर उसको करते ये हैं कि ये जो अमोर्टाइजेशन वगैरह है ना उसको करते, इनका जो सवाल है मैं उसका जवाब देता, पहले ये बात समझ आ गई। अगर यही बात हो और उसमें ये बात बता दी जाए तो फिर कैसे करते हैं, फिर ये करते हैं, देखिएगा फिर ये करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस लॉस में से 4.5 लाख में से आप डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को निकाल दें सारी को, बाकी क्या बचा, 3 लाख रुपया। इसमें देखा जाएगा या तो प्रोपोर्शनेटली इसमें से हम वो उसकी डिप्रिसिएशन को निकाल दें, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं जो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था ना, क्योंकि इनकी लाइफ नहीं होती, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की लाइफ नहीं होती, फिर हम अज्यूम करके आसान सवाल को करके कहते कि जो 2.5 लाख रुपया है वो उसमें डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन शामिल नहीं है, तो हम क्या करते इसमें से 2.5 लाख को माइनस करते और 50,000 की एडजस्टमेंट डाल देते। बात बढ़ गई है, दफा करें, नहीं समझ आई तो। मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था कि किस साल के लॉस तक जाया जा सकता है, ये क्लियर हो गई। अब यहां पर आपने फिर बेटा स्टेप लेना है एक, अब यहां से आपने लेस क्या करना है, लेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन एंड
अमोर्टाइजेशन, पहले करंट ले लें, पहले करंट पेंट करंट लगाएं, इसे कितना करंट है, 5 मिलियन, ठीक है। और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड -75,000 -25,000 -50,000। एक चीज आप भूल गए हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट को अमोर्टाइज करना है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एडवर्ट, वो कितनी थी, 60,50,000। ओ भाई, वो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये तो इंटेंजिबल है। इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, 5 साल है। और अगर लाइफ ना गिवन होती फिर 25। हाँ जी, वो लग तो गया, लेकिन लिखेंगे तो नहीं ना 25%। यार मुझे भी शौकी मारने दे रहा। तो अच्छा, आपने मुझे याद करवाना है कि मैं रूल आपको बताना है यहाँ पे, ये डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का। अभी मुझे पहले इसको कंप्लीट करने दें। एक रूल है, वो मैंने आपको बताना है। सेक्शन 113 भूल गया कि याद है अभी भी? कितना रेट है उसका? शाबाश, वेरी गुड। टर्नओवर से क्या मुराद है? सेल और सर्विस को। और अगर आप किसी एओपी के मेंबर हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ये कंपनी के लिए है। आप भी बड़े चलाक हैं, शरारती हो गए, राइट? लें जी, ये इसको कहते हैं टैक्स एबल बिजनेस इनकम। तो हम एक फिगर, चलें हम इसको बाहर ले आते हैं, ये थी मेरी एक फिगर, माशाल्लाह हम एक बिजनेस इनकम तक आ गए। हाँ जी, आगे कंट्रोल बी कर लेता हूं। अब सोचे, रेंटल इनकम तो नहीं है, कैपिटल गेन, यस, वेरी गुड, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन्स। अब आते हैं जी हम कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन कौन सा है? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी सोल्ड फॉर 2 लाख विच वर परचेज 4 years ago एट 40,000। पहले तो इसको कर लेना जरा, डिस्पोजल शेयर्स ऑफ अ, अच्छा स्टूडेंट अक्सर ये बात कहते हैं, सर ये मुझे ना चीजें इतना ज्यादा पढ़ के ना मिक्स हो जाता है। ये भाई आप नॉर्मल हैं फिर अगर मिक्स हो रहा है तो इसको मिक्सिंग को थोड़ा सा कम करें, मिलावट को कम करें, इसको तैयारी करें जरा। जी, और वो परचेज में डाल दिए। कहाँ से? नहीं, इनका सवाल ये है कि वो जो शेयर्स हमने बाय किए फर्म ने, वो हमने परचेज में डाल दिए, एंट्री डाली होगी ना अकाउंटेंट ने, उसने डाल दिए होंगे, परचेज डेबिट कर दी, क्रेडिट उसने वो करके उसमें डाल दिए। उसको हमने कहा भी ये तो बिजनेस का हिस्सा ही नहीं है, तो हमने माइनस कर दिया। उनका सवाल ये है कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा? जिस साल उनको बेचेंगे उस साल वो बिजनेस कैपिटल गेन में जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ खरीदे हैं। देखें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला आई कैप को हमें माफ करे। जो भी ट्रांजैक्शन हो उसका टैक्स इम्पैक्ट देखा जाता है कि क्या इसको खरीदने के ऊपर, मिसाल है मैं कहता हूँ गिफ्ट का लेना टैक्सेबल इवेंट है या नहीं है। आप कहेंगे सर इसकी सिचुएशंस हैं, गिफ्ट लिया किससे है आपने, राइट? कस्टमर से लिया है आपने, एम्प्लॉयर से लिया आपने, रिलेटिव से लिया है, कैश में लिया है, नॉन रिलेटिव से लिया है, उसका इम्पैक्ट होगा। वो चीज मैंने बेची है तो आप फौरन पूछे क्या बेचा है आपने, क्या बेचा है, क्योंकि उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन उसके मुताबिक होनी है।
मैं कहता हूँ अपने ऑफिस की गाड़ी बेची है, तो आप कहेंगे ये बिजनेस में जाएगी। मैं कहता हूँ मैंने एक प्लॉट बेचा जो मेरा जाती था, तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। मैं कहता हूँ मैंने अपनी पर्सनल घड़ी बेची है, आप कहेंगे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट? ये तोशा खाना में जाएगी। सही है ना? तो उस पे डिपेंड करता है। इस तरह खाली शेयर्स का लेना, क्या इसका टैक्स इम्पैक्ट है? हो सकता है। कब? अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लेंगे मार्केट वैल्यू से नीचे, फिर वो सैलरी में जाएगा। अगर ये बोनस शेयर की शक्ल में मिले हैं, सेपरेट ब्लॉक में चला जाएगा, 10% टैक्स लगेगा। अगर आपको आपके रिलेटिव से मिले हैं, ठीक है, फिर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आपके दोस्त से मिले हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। तो टैक्स, शेयर्स का खरीदना भी टैक्स हो सकता है, राइट? आपने कोई चीज बेची, उसके साथ आपको शेयर्स भी मिले हैं, तो आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो आपने जब भी कोई लाइन लिखी हो, सबसे पहले देखा जाता है कि इसका टैक्स इम्पैक्ट है या नहीं है। कहाँ है? वहां है। क्या वहीं हुआ हुआ है? नहीं हुआ, गलत जगह, उसको वहां से ठीक करें और अपनी जगह पर लेकर आए, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। आप चीज को याद करते हैं, मेरी तरफ से 25% तैयारी होती है। आप उसको लिखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, 50% तक आपका लेवल हो जाता है। अगला जो स्टेप है ना, वो इन दोनों से कम टाइम लेता है, वो है उसकी प्रैक्टिस। लेकिन वो 50% आपको एकदम से आगे बूस्ट करता है। सबसे ज्यादा टाइम जो आपको पहले 25% पे लगता है चीज को अंडरस्टैंड करने में, फिर उसको लिखने में इससे कम टाइम लगता है, क्योंकि आप उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सिर्फ थकावट होती है। पहले 25% में दिमाग की एप्लीकेशन होती है। वो मेरे साथ उसका लिंक है सारे का सारा। ये जो अगले 25% है, उसका ताल्लुक आपके साथ है कि आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है। और उससे जो अगला है, वो मेरे और आपके दोनों के साथ है। मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपने उसकी मेरे साथ और फर्दर प्रैक्टिस करनी होती है। समझ आ रही है? ये बात जहन में रखिए। ले जी, कैपिटल गेन में ये आ गए तो प्लस। दैट साउंड गुड। फाइन, समझ आ गई। अब है जी डिस्पोजल ऑफ प्लॉट। प्लॉट कितने का प्लॉट बेचा है जी उन्होंने? 10 मिलियन का। 2 साल पहले इन्होंने बाय किया था 7 मिलियन का। तो चूंकि इसके टैक्स रेट साल साल के बाद चेंज हो रहे हैं, तो हम 2 साल से ज्यादा वाला ले लेंगे। ठीक है। वॉज परचेज 2 years अगो। मैं इसको कर देता हूँ जरा 2.5 year अगो, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। टू से क्या मुराद है? एग्जैक्ट टू है या? सही है। कितना है? 10 मिलियन। कुछ स्टूडेंट यही परसेंटेज अप्लाई कर देते हैं टैक्स वाली इनकम में जाके। वो बड़ा इस बात पे बड़ा गुस्सा करता है। वो कहता तुमने मेरे खाने में मीठा डाल दिया। अब मीठा अच्छी चीज है, तो ये गलत बात है। ले जी, ये कैपिटल गेन आ गया। इसके अलावा कोई कैपिटल गेन हो? अगर कोई फॉरेन सिक्योरिटीज आपने बेची होती, वो भी इधर ही आती। वो बेची है कोई इसने? देखें, फॉरेन सोर्स इनकम को आप सवाल में सबको अलग भी कर सकते हैं, तो उस अपनी इनकम में ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें इसको अलग कर दिया करें। तो उसका कैपिटल गेन ही लिखें, लेकिन उसको फॉरेन सोर्स इनकम के साथ कर दें। ले जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है इस सवाल में? नहीं है। अब सोचें जरा। सैलरी तो होनी नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है नहीं, बिजनेस तक मैं पहुंच गया। देखें, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने इस बात पे परेशान नहीं होना। ये आपके इसके अंदर 90% चांस हो सकते हैं कि आपका और एग्जामिनर का आंसर चेंज हो, क्योंकि इसमें जम्पशन चल रही होती हैं। तो इस बात से नहीं आपने परेशान, आपने अपने लेआउट पे फोकस करना है कि मैं अपने टेम्पलेट पे पूरा चल रहा हूं, तवीज ठीक जा रहा है, तवीज काम कर रहा है नहीं कर रहा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में है नहीं है। अब किस पे आएंगे? टोटल इनकम पे। शाबाश, अब लिखेंगे टोटल इनकम। बिजनेस प्लस कैपिटल
गेन, टोटल इनकम, इसको मैं अंडरलाइन कर लूं ना। अब इसमें से क्या करना है, लेस सेपरेट ब्लॉक एंड ज़कात। क्या ज़कात है इस सवाल में? नहीं, तो क्या कर देंगे, लेस ब्लॉक ऑफ इनकम। तो इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, ये प्राइवेट कंपनी का है, सिक्योरिटीज नहीं है ना। टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग, अच्छा इसमें शेयर फ्रॉम एओपी है। आप कहेंगे सर ये तो खुद एओपी है। नहीं भाई, बात ये है कि शेयर एक फर्म के भी अंदर शेयर फ्रॉम एओपी हो सकती है, तो इसके पास कोई और एओपी की इनकम नहीं है। हर हर स्टेप पे बताएं, समझ आ गई? मैं उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा हूँ जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, थैंक यू। ये बड़ा अच्छा एटीट्यूड है आपको, कुछ चीजें समझ आ गई। ठीक है जी, अब चलते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में क्या लिखेंगे, एओपी, क्योंकि अब सैलरी नॉन सैलरी का इशू है ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कौन सी है, ये वाली, ये ठीक है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, कौन सी है, ये वाली। टैक्सेशन ऑफ एओपी। चलते हैं जी हम अपने रेट्स के ऊपर। लास्ट में है, यही है ना। नहीं, सेपरेट ब्लॉक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है जी, मैंने वही सेम लिख दिया इधर। तो मैं करता हूँ 765 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, फाइन। भी आते हैं सेपरेट ब्लॉक पे, भी आते हैं सेपरेट ब्लॉक, आते हैं अभी उसके ऊपर जाते हैं अभी। तवीज खोलेंगे फिर समझ आएगी। चले, फुल टाइम टीचर तो हो नहीं सकती है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, लेस। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में क्या करना है, सबसे पहले फॉरेन टैक्स लें। फॉरेन टैक्स पेड या पेएबल, ये था हमारे पास। $500 थे, और $1 कितने का उस वक्त, $300 का। दूसरा क्या है, एवरेज टैक्स। वो क्या होता है, टैक्स, टैक्स भाई, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्स कितना है, 6484 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 20 मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। आप कहेंगे सर ऊपर तो फॉरेन सोर्स इनकम लिखी नहीं हुई, वो शामिल है उसके अंदर। अरे ऐसे भी कर सकते हैं, इनका ये सवाल भी ठीक है, तो उसकी प्रेजेंटेशन ठीक कर दें। उसको वहां पर ऐड हुई है ना, माइनस करके अलग से लिख दें फॉरेन सोर्स इनकम। वेरी गुड, ये भी अच्छा है, क्योंकि रिटर्न में ऐसे ही डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल सही है। टैक्स डिवाइडेड बाय, फिर आप कहेंगे टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, विच एवर इज लोअर, 1.5 लाख।
हो गया जी। अच्छा, अब डोनेशन है। डोनेशन का क्या फॉर्मूला है? डोनेशन कहाँ है जी? डोनेशन ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ये भी हो गया सॉल्व। ये भी सॉल्व हो गया। एडवर्टीजमेंट भी हो गया। ये आ गया डोनेशन का जी। 2 लाख 5 टू इंस्टीट्यूशन लिस्टेड अंडर 61 सेकंड शेड्यूल एंड टू अप्रूव चैट, दोनों को अलाउ है। दोनों को अलाउ है। आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दे दें या उन इदारों को जो 61 में है, कोई फर्क नहीं है। तो कितना हो गया? 7 लाख। कितना हो गया? 7 लाख। फार्मूला क्या है इसका? टैक्स 6334 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 2340 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आप नोट करें कि मैंने दोनों में, फॉरेन टैक्स क्रेडिट में और इसमें सेम टैक्सेबल इनकम ली है, लेकिन जो टैक्स आया ये उससे पहले वाला था, ये दूसरे वाला था। ये फर्क है। अब देखना ही होता है कि ये इनकम इसके 30% से ज्यादा तो नहीं है। पता चल रहा है ज्यादा नहीं है। इसके लिए सादा तरीका ये होता है कि आप एग्जाम में यहां लिख दें विद इन लिमिट्स। विद इन लिमिट्स, आसान चीज, जिंदगी आसान। तो हम करेंगे दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। कोई और क्रेडिट पीओएस मशीन नहीं है। यहां आएगा आपका सेपरेट ब्लॉक, लेकिन यहाँ सेपरेट ब्लॉक से पहले हम क्या करेंगे कि हम 113 अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, एग्जामिनर ने कहा, मना नहीं किया। और इसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज्यादा है। ये देखिएगा। ठीक है, चलें। तो हम कहेंगे और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, वो क्या कहता है? 120 मिलियन 1.25%। क्या मसला है? कहाँ कॉमा लगा है? ठीक है, सही है। अब आप मुझे बताएं, क्या यहाँ 113 अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। आप बोल नहीं रहे, क्यों नहीं? भाई लॉ ने जितना कम से कम टैक्स लेना था, हम उससे ढेरों ज्यादा देने जा रहे हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें आप यहाँ करेंगे ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। यहाँ मैंने गलती की है लिखते हुए। क्या गलती की है? इस स्टेटमेंट में गलती है, वो क्या है? टैक्स आना था। यहाँ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को नहीं ऐड कर दें, टैक्स आना था। और वो कितना गेन है हमारा? 3 मिलियन का। और एक साल के बाद, पहले साल में 15%, दूसरे साल में 12.5%, तीसरे साल 10%। तो 10% हम
ये ऐड कर देंगे। कोई और इसके अलावा है सेपरेट ब्लॉक इसका एडवांस टैक्स? टैक्स क्यों जी, विद स्माइली। अभी फर्म का हुआ है। चले, ये काम करते हैं, ये काम कर, हम शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेंबर का सिर्फ मैं रीड कर देता हूँ, आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, सही है, चलेगा। अब हम, अच्छा आप बताएं, शेयर फ्रॉम एओपी क्या क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी, क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मेंबर के ऊपर जाना है, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर फ्रॉम एओपी ये एडिशनल रिक्वायरमेंट थी। इसका तरीकेकार क्या बताया है? पहले लिखें पर्टिकुलर या इनकम, ए सोर्स ऑफ इनकम, या मिस्टर आलू भालू, और तीसरा क्या था? रोना, रोना, रोना। ठीक है, ठीक है। और तीसरा कॉलम क्या होगा टोटल का? अच्छा जी, आलू का शेयर कितना था? 30%। 30%, और ये 100%। सबसे पहले जो इनको शेयर मिला हुआ है कंपनी से, उसका पहले देना हिसाब। वो क्या क्या था? 8 लाख रुपया आलू को था, एक बालू को 5 लाख रुपया था, यही था बस। चलो, सैलरी आलू को 8 लाख, यहाँ भी 8 लाख, इनकी जीरो, कमीशन। अच्छा जी, एक स्टेप छोड़ के उसके बाद आपने नीचे वो अमाउंट लिखनी है जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी, ये वाली, एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो यहां पर आपने वो अमाउंट लिखनी है, इसमें से ये भी और ये भी माइनस करना है। तो इफेक्टिवली अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो आंसर ये आएगा। देखिएगा, नंबर 1 इसका, हाँ, 30%। ये
अच्छा देखें, इफेक्टिवली मुझे सिर्फ यहाँ पर आलू का ही शेयर चाहिए था क्योंकि इसी की आगे इनकम है। लेकिन आप ये एग्जाम में रिस्क ना लें कि भी मैं किसका करूं। ये कर लेंगे ना, पूरा टेबल बना लेंगे, इससे आसानी होगी। बजाय इसके कि ये सोचें कि यार इसके अंदर मैं ये छोड़ दूं, ये इसी का बनाऊं जिसका है। आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मसलन डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक अमाउंट है, आपने एक ही का कैलकुलेट करना है, उसका आसान है कि इस अमाउंट को पकड़ें और उसका 30% लेके आप आगे जा सकते हैं, अगर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन उसमें से नहीं है, वरना पूरा आपको कैलकुलेशन ये करनी। अब ये वाली जो अमाउंट है इसको जरा ध्यान से देखें। दिस वन, ये इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इसने आलू की इनकम के अंदर जाके ऐड होना है। हाँ, सिर्फ स्लैब रेट डिसाइड करने के लिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी। और इसकी टैक्सेशन 2 स्टेप में होगी, फर्क कोई नहीं होगी। इसको एक नजर हम जरा क्वेश्चन को देख लें। ये नहीं, ये भी नहीं है। किधर गया ये। देखें, ही इज मिस्टर आलू, ही इज वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉपर्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी में काम कर रहा है, राइट। With monthly basic salary of 250, bonus of 50, he was given an option to take house rent allowance of this per month or free accommodation. He opted accommodation. उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया गया, उसने क्या कर लिया, इसको कर लिया। अब ये नया सवाल शुरू हो गया। लेकिन चूंकि ऊपर एओपी का है तो एक ही क्वेश्चन करने से आपके दोनों चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। University of Popert is running a 10% provident fund. Interest credited during the year was rupees this at the rate of 9%. राइट, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, प्रोविडेंट फंड 10%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ये है। इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड की अमाउंट भी नहीं दी गई और इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी गई और क्यूमुलेटेड बैलेंस नहीं दिया गया। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया गया। कैश paid to non-profit organization mentioned under this the second schedule to the ordinance by way of donation, this zakat deducted by the bank is this। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ होना चाहिए था ना, अदर इंफॉर्मेशन, या कुछ लिखना चाहिए था, या यहाँ लिखा जाता यूओपी पेड कैश टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ज़कात। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को क्रिस्पी बना रहा हूँ। एंड ज़कात टू अ बैंक, टू अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर आलू। मिस्टर आलू के कहने पे उन्होंने क्या कर दिया, डोनेशन और ज़कात भी दे दी। डबल इम्पैक्ट आएगा, पहले ये तो उसकी सैलरी में ऐड होंगे और बाद में इसका क्रेडिट भी मिलेगा और डिडक्टेबल अलाउंस भी बन जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर आलू वाज इशूड 5000 शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम वेयर बाय ही वाज ऑफर्ड शेयर एट 25% मार्केट वैल्यू। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी आ गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज दिस, ही होल्ड 50% ऑप्शन एट दिस, रिसीव्ड रिमेनिंग शेयर एट दिस ड्यूरिंग द ईयर एज दिस दिस। अब देखना है कि आप इसका क्या करते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी आ गया, राइट। House loan taken by Mr. Alu 2 million from HBFC and interest paid on such loan during the year amounted with his contribution to approved pension fund, but this amount was paid through cash. अप्रूव्ड पेंशन फंड में कैश में डोनेशन दे सकते नहीं, डोनेशन नहीं दे सकते बेटा। अप्रूव्ड पेंशन फंड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, डोनेशन नहीं दे सकते। लेकिन अप्रूव्ड पेंशन फंड में तो कोई लॉ ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई ना। हाँ, शेयर फ्रॉम एक्स वाई जी पार्टनरशिप फर्म, शेयर फ्रॉम एओपी भी आ गया, यहां से भी आ गया, इधर से भी आ गया, तो यहां से भी और उधर से भी।
ड्यूरिंग सितंबर ही रेंटेड आउट 40% पोर्शन ऑफ हिज हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ दिस, राइट, he and received as a security. He paid to exercise and taxation department. Repair of the building was this. ALV of the house is this. ठीक है, ऊपर क्या था? ये है, हम कहते हैं कि दी हाउस लोन टेकन बाय मिस्टर आलू फ्रॉम यूओपी, यूओपी, ठीक है, और ये इंटरेस्ट भी उसने पे किया है। अब क्या होगा? यही घर उसने क्या कर दिया? द हाउस 40% शेयर ऑफ द हाउस, हाँ। अब जो इंटरेस्ट इसने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट यहां से माइनस भी होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लें और वो जाके आपकी सैलरी में वहां पर टैक्स हो, ऐड हो, तो वो जाके दूसरी जगह जहां आप उसको इस्तेमाल करें वहां से माइनस भी होता है, वो इंटरेस्ट की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। दोबारा सुनिएगा, अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लें 10 लाख से ज्यादा, तो उसका 10% आपकी सैलरी में जाएगा एज पर रूल। जहां पर आप उस लोन को इस्तेमाल करें, अगर उससे कोई इनकम जनरेट हो, तो यही आपका वहां जाके एक्सपेंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वहां जाके यही आपकी एक्सपेंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, राइट। टैक्स पेड ऑन सेल फोन एंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी इज 50,000। अब तो बढ़ गया होगा, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको 250 कर देते हैं जी, राइट। अच्छा, आपने, मेरा बेटा, ये काम करना है कि ये जो छोटा सा सेक्शन, छोटा सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, मैं भी आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। इसको पहले अम्मी अबू से आपने प्यार लेना है, उन्होंने कहा जी मैं एक काम करने लगा हूँ, मेरे हक में दुआ करें। अब सवाल ये है कि सर मैं क्यों करूँ? ये भी एक सवाल है ना, क्यों? भाई हम 10,000 की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कितने लोग हैं? ये देखें जरा, आप अपनी रेशो चेक करें जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, देखिएगा जरा, जरा परसेंटेज देखना, 1 मिनट 1 मिनट। कितने हैं 10,000? मैं कहता हूं जमा तकसीम 25 करोड़। 25 करोड़ कितना बनेगा? 25 2500 मिलियन बनेगा। सात, एक, एक दो तीन, एक दो तीन, इनका है ही नहीं। 1, नॉट 1%, नॉट 0.5%। मेरा ख्याल है ये भी कोई रेशो मुझे ठीक नहीं लग रही वैसे। 0.4% कहता है आप उस लिस्ट में जा रहे हैं। तो आप जब उस लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो मेरा बेटा जब उस लिस्ट का हिस्सा बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। सही है जी। आपने, आज की एक ही असाइनमेंट है कि आपने सेक्शन 113 शेयर फ्रॉम एओपी और इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।